जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। कंकाल तंत्र का टॉपिक आज पूरी तरीके से खत्म करते हैं। कंकाल तंत्र का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद कल से नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। लास्ट टर्न में हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में कहाँ तक पढ़ चुके थे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कंकाल तंत्र के बारे में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ चुके थे कि सबसे पहली बात मानव शरीर में दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, एक्सियल बोन और दूसरी कही जाती है आपकी पेरिफेरल या अपेंडिकुलर भी इन्हें कहा जाता है। इनको अपेंडिकुलर या पेरिफेरल बोन कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलते थे अक्षीय अस्थि और इसको बोलते थे परिधीय अस्थि। परिधीय या इसको उपांगीय भी बोल देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और अक्षीय अस्थियों की संख्या कितनी थी? 80। इनकी संख्या कितनी थी? तो हमने बताया था 120 और 6 जो जोड़ने वाली वो भी इसी में ऐड की जाएंगी, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 126। यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद एक्सियल बोन में पढ़ा हम लोगों ने। एक्सियल बोन में सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करी खोपड़ी से। खोपड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसे स्कल बोला जाता है। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़े थे आपकी रिब्स यानी कि पसलियां। इनकी संख्या कितनी थी? 24। खोपड़ी में कितनी थी? 28। एक जोड़ करके हमने बताया था एक कौन सी जुड़ जाती है, तो ये थी आपकी वाइड। तो कई जगह 28 लिखते हैं, कई जगह 29 लिखते हैं, कई जगह कान की हटा करके तो वहां ऑप्शन 22 आता है। रिब्स के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे और रिब्स के बाद आगे पढ़ा था हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड या कशेरुकदंड के नाम से भी जाना जाता है। कशेरुकदंड ये पढ़ा। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और कंप्लीट करने के बाद आ गए थे अपेंडिकुलर यानी कि परिधीय में। परिधीय में हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था इसको। पहले हमने बताया था जो मानव था ये 4 पैरों से चलता था, क्योंकि पहले दोनों हाथ भी पैर का ही कार्य करते थे। इसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और वो 2 पैरों पर खड़ा हुआ। इसमें सबसे पहला ए भाग हम लोगों ने लिखा था अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब आगे के पैर और पश्चपाद का मतलब पीछे के पैर। इसके बाद तीसरा तीसरा इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि तीसरा जो भाग होता है उन्हें कहा जाता है मेखलाएं। मेखलाओं के बारे में पढ़ा। मेखलाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। पश्चपाद के बारे में पढ़ेंगे। अग्रपाद के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अग्रपाद को क्या कहा जाता है? तो इसको अंग्रेजी में फोर लिम्ब कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में हिंड लिम्ब कहा जाता है। इसके बाद मेखलाओं को अंग्रेजी में गर्डल कहा जाता है। ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। अग्रपाद में अग्रपाद में कितने? तो 2 हाथ होंगे। तो एक हाथ में कितने होंगे? तो एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30। तो टोटल मिला करके फोर लिम्ब में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 60। हिंड लिम्ब में अभी देखेंगे इसमें भी कितनी होंगी? 60। गर्डल यानी मेखलाओं में आपकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर 6। तो 60 60 120 और 6 126। चलिए आज उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हिंड लिम्ब के बारे में उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे सबसे पहली हड्डी हम लोगों ने पढ़ी, यहाँ से हाथ की शुरुआत होती है, तो ये हो गई ह्यूमरस। अंगूठे की तरफ वाली हो गई रेडियस। इसके बाद अल्ना, इसके बाद कार्पल्स, इसके बाद 5 मेटाकार्पल्स। कार्पल्स में कितनी? 8। मेटाकार्पल्स में 5। इसके बाद उंगलियों में कितनी? तो उंगलियों में 3 अंगूठे में 2। तो टोटल कितनी? 14 हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको पेलेंगस कहा जाता है। हाथ की सबसे लंबी अस्थि, तो हाथ की सबसे लंबी अस्थि कौन सी कही जाती है? ह्यूमरस। आज हम लोगों का टॉपिक यहाँ से शुरू होगा पश्चपाद यानी कि हिंड लिम्ब से। तो हेडिंग डाल दीजिएगा पश्चपाद या हिंड लिम्ब।
पश्चपाद या हिंड लिम्ब, इसमें कुल कितनी होगी, तो कुल संख्या इनकी कितनी हो जाती है, तो कुल संख्या होती है इनकी 60। एक में कितनी होंगी 30, दूसरे पैर में कितनी होंगी 30, तो टोटल मिला के हो जाती हैं 60। अब हम लोग एक पैर से देखेंगे तो दोनों पैर की अपने आप काउंट हो जाएंगी, क्योंकि उन दोनों में ही अंतर नहीं है। इसमें सबसे पहली अस्थि के बारे में जैसे कि हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे पहले एक पैर का डिजाइन हल्का सा बना लेते हैं। तो ये हमने एक पैर का डिजाइन लिया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली अस्थि जो कि यहाँ पर पाई जाती है, ये सिर्फ एक अस्थि होती है, इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, इसे फीमर के नाम से जाना जाता है। फीमर की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, एक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है, आप सबको मालूम है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी स्टेपी होती है। कान की सबसे छोटी, तो स्टेपी आपकी कहाँ पाई जाती, कान में। इसके बाद शरीर की सबसे छोटी तो आपकी स्टेपी, कान की सबसे छोटी तो इनकस। तो सबसे पहली हड्डी यहाँ पर जो सिंगल पाई जाएगी, इसे क्या कहा जाएगा, फीमर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर हाथ लगा करके पैर में अपने देखेंगे जब आप, तो आगे की ओर एक कटोरी नुमा भाग दिखेगा आपको, और इस कटोरी नुमा भाग को एक नाम दिया जाता है, ये एक अस्थि होती है, इसे कहा जाता है पटेला। पटेला के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे घुटने की कटोरी के रूप में भी आप जानते हैं। या एक पॉइंट यहाँ पर और भी आप लिख सकते हैं कि मानव शरीर में ये पहले नहीं पाई जाती थी, लेकिन विकसित मानव शरीर का विकास होते होते ये विकसित होती चली गई। तो लिख लीजिएगा कोष्टक में आप लोग, पहले यह अस्थि नहीं पाई जाती थी, मानव विकास के साथ इससे यह विकसित हुई, मानव विकास के साथ यह विकसित हुई। तो पहली ये हो गई फीमर, इसके बाद जो कटोरी नुमा हो गई ये हो गई पटेला। इसके बाद यहाँ पर दो अस्थियां होती हैं, जैसे हाथ में आपने पढ़ा था दो होती हैं, एक को बोलते हैं क्या, रेडियस, और एक को बोलते थे अल्ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी दो अस्थियां होती हैं, और इसमें से जो अंगूठे की तरफ होती है, हाथ में जो अंगूठे की तरफ होती थी, कमेंट बॉक्स पे बताइएगा उसे क्या कहते थे। तो हाथ में जो अंगूठे की तरफ होती थी उसे बोलते थे रेडियस, लेकिन अगर पैर में अंगूठे की तरफ की बात करें तो उसे कहा जाता है टीबिया। टीबिया, इस अस्थि को कहा जाता है टीबिया। और इसके ठीक अपोजिट यानी छोटी उंगली की तरफ जो पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है फीबुला। नोट कर लीजिएगा, इनकी संख्या एक, पटेला भी एक, फीबुला भी एक। तो यहाँ से आपको ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अंगूठे की ओर जो पाई जाएगी उसे टीबिया कहा जाएगा, और कोष्टक में लिख लीजिएगा छोटी अंगुली की तरफ जो पाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे फीबुला कहा जाता है। इसके बाद जैसे आप हाथ में आते थे, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलते थे, हाथ पे जो अस्थि आती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हाथ पर जो यहाँ पर पाई जाती थी उसे कहा जाता था कार्पल्स। तो यहाँ पर जो पाई जाएगी, जैसे हाथ में बोली जाती कलाई, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, टखना। यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, तो इसको बोला जाता है अंग्रेजी की भाषा में, इसे बोलते हैं टार्सल्स, इसे बोलते हैं टार्सल्स।
टार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ये आप याद रखिएगा। हाथ में जो कलाई में पाई जाती थी वो थी 8, लेकिन यहाँ पर जो पाई जाती है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 7 होती है। एक कुछ इस किनारे पर होती है, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में 6 इस तरीके से होती हैं, तो इनकी पूरी संख्या 7 होती है। लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद टार्सल्स के आगे आपका पंजे का आकार आता है, तो पंजे में यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाएगा? तो हाथ पे जो थी, कर, कर माने क्या होता है? हाथ। तो कर में क्या होती है? कार्पल्स। कार्पल्स कितनी थी? तो कार्पल्स आपकी कितनी थी? 8। इसके बाद मेटा कार्पल्स कितनी थी? तो 5। और यहाँ पर उनको मेटा कार्पल्स कहा गया था, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इनको कहा गया टार्सल, तो इन्हें कहा जाएगा मेटा टार्सल्स। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 5 ही होती है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद उंगलियों की बात करें तो उंगलियों का सेम जैसे हाथ में था वैसे ही पैर में भी है। यहाँ पर अंगूठे में होगी 2, इसके बाद उंगलियों में होंगी 3-3। तो टोटल संख्या पैर की, जो उंगलियों में पाई जाने वाली अस्थियों की बात करेंगे तो टोटल संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? पहली बात तो इन्हें कहा क्या जाएगा? इन्हें फैलेंगस, फैलेंगस कहा जाता है। इनकी संख्या 14 होती है। तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका पूरा पैर से संबंधित पूरे हड्डियों के क्वेश्चन है। इसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी हड्डी पैर की नहीं है, और वहां पर एक हड्डी आपकी हाथ की या कोई दूसरी हड्डी रख दी जाएगी। या हो सकता है हाथ की हड्डियों में पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी हड्डी हाथ की नहीं है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों समझ में आ गए होंगे। इसका फिगर बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताएं आपको। चलिए अब नेक्स्ट दो तो हम लोग पढ़ चुके। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे परिधीय अस्थियों का टॉपिक, या इसी को हम लोग बोल रहे थे उपांगीय अस्थि भी इसे कहा जा सकता है। तो इसका हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें कुल कितनी थी? 126। इस 126 के 3 पार्ट थे, ए, बी और सी। 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये था आपका फोर लिम्ब और ये था आपका हैंड लिम्ब। अब पार्ट आता है गर्डल का। गर्डल यानी अंग्रेजी में कहा जाता है गर्डल और हिंदी में कहा जाता है मेखलाएं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा गर्डल या मेखलाएं। गर्डल या मेखलाएं। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं, गर्डल या मेखलाओं को। तो गर्डल या मेखलाओं को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गर्डल होती कितने प्रकार की है। तो इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें 2 भाग में जो डिवाइड होते हैं, इसमें पहला और दूसरा। पहले भाग को किस नाम से हम लोग संबोधित कर सकते हैं? तो इसे हम लोग पेक्टोरल गर्डल के नाम से संबोधित करते हैं, पेक्टोरल गर्डल। इसको कहा जाता है पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसे कहा जाता है अंश मेखला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है अंश मेखलाओं में हड्डियों की संख्या या अंश मेखलाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन बनता है। इसको बोला जाता है श्रोणी मेखला। तो हमेशा याद रखिएगा अंश मेखला जो है ये आपके हाथ में होगी, और श्रोणी मेखला जो होती है ये आपके पैरों के जोड़ में होती है।
यानी हाथ में जोड़ने वाले भाग को, यानी हाथों को जोड़ने वाले गर्डल को या हाथों को जोड़ने वाली मेखलाएं किस नाम से जानी जाती हैं? पेल्विक गर्डल या अंश मेखला के नाम से जानी जाती हैं। पैरों को आपकी अक्षीय अस्थि से जोड़ने वाली मेखलाओं को क्या कहा जाता है? श्रोणी मेखला, या इन्हें पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, हाथों को जोड़ करने, हाथों को आपकी अक्षीय अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? अंश मेखला। पैरों को अक्षीय अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे श्रोणी मेखला के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से आगे बताते हैं इसमें। अब बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अंश मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी होगी और पेल्विक गर्डल यानी श्रोणी मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुल अस्थियों की संख्या 4 होती है, यानी 2 एक हाथ में होंगी और 2 एक हाथ में होगी। श्रोणी मेखला में अगर बात करी जाए कुल अस्थियों की, तो यहाँ पर 2 होती हैं, एक जोड़ एक हाथ पैर पे और एक जोड़ एक पैर पे लगता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसलिए कुल अस्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है? तो कुल इनकी संख्या 6 हो जाती है। कुल संख्या 6 हो जाती है। 4 हाथ में और 2 पैर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंश मेखलाओं में हड्डियों की संख्या 4, श्रोणी मेखला में हड्डियों की संख्या 2, कुल मेखलाओं की संख्या 6 होती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अंश मेखला की। देखिए, अंश मेखला के बारे में आपको बता दें, हाथ में कुछ इस तरीके से एक त्रिकासिदी, या बोल सकते हैं आप एक लगभग त्रिभुज के आकार की एक हड्डी होती है, जो आपके यहाँ से इस भाग में, ये भाग में जोड़ी जाती है। तो अगर इसमें लॉक नहीं लगा होगा, तो लॉक नहीं लगेगा तो ये बाहर निकल जाएगी, या जैसे बोलते हैं कंधा उखड़ गया, या कुछ लोग बोल देते हैं हंसली उखड़ गई, या बच्चों में हंसली की समस्या आती है तो वो इसी हड्डी को लेकर के आती है। तो ये कुछ त्रिभुज के आकार की होती है। अब इसमें ये जोड़ कहाँ पर होते हैं? इसी को एक नाम और दिया जाता है अंश मेखला में, और अंश मेखला में पहला भाग जिसे कहा जाता है, इसे कहते हैं क्लेविकल, और दूसरे भाग को क्या बोला जाता है? स्कैपुला। ये भाग जो है आपका, ये स्कैपुला के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक जोड़ लगा होता है, इसे क्लेविकल के नाम से जाना जाता है, क्लेविकल बोन, और इसे कहा जाता है स्कैपुला। तो ये 2 हड्डियां होती हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किस हड्डी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है? किस हड्डी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्यूटी बोन के नाम से इसी स्कैपुला को जाना जाता है। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन, या इसी को कहा जाता है ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आपने देखा होगा, जैसे कि अब हम मान लीजिए खड़े हैं, तो अब अगर हमारा ये जो हड्डी वाला ये भाग है, अगर ये बेहतर नहीं होगा, यानी कंधे वाला जो भाग है, शोल्डर वाला, अगर ये बेहतर नहीं होगा, तो जो शर्ट पहन रहे हैं, तो क्या शर्ट ये ठीक लगेगी? अभी तो फिलहाल ठीक लग रही, नहीं लग रही हो तो बताइएगा, अगर ना सही लग रही हो। तो यहाँ पर ये जो भाग है, ये ही पूरे शरीर की संरचना को एक सुंदरता प्रदान करता है, इसलिए इसे कॉलर बोन या इसी को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, पहली हड्डी स्कैपुला और दूसरे को बोला जाता है क्लेविकल। अब एक हाथ में 2 पाई जाएंगी, तो दोनों में कितनी पाई जाएंगी? तो दोनों में हो जाती हैं
इससे दोनों में कितनी पाई जाएंगी, तो दोनों में हो जाएंगी 4। अब यहाँ पर अगली बात आती है, क्वेश्चन बनता है शोल्डर ब्लेड के नाम से किसे जाना जाता है। इसी को शोल्डर ब्लेड भी कुछ लोग लिख देते हैं, शोल्डर ब्लेड कंफ्यूज ना होइएगा, इसी को शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। और इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, अंश मेखलाओं से करके, या इससे यहाँ पर हम बता दें, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अग्रपाद को अक्षीय अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। अग्रपाद को अक्षीय अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला। दूसरा, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पश्चपाद को अक्षीय अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा पेल्विक गर्डल, या हिंदी में कहा जाएगा श्रोणी मेखला। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बात कर लेते हैं श्रोणी मेखला की। देखिए पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला, इनकी कुल संख्या होती है 2, यानी एक पैर पे कितनी होगी 1 और दूसरे पैर पे कितनी होगी 1। इसका आकार कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये ऐसे बनी होती है, इस तरीके से, और यहाँ से आपके ये पैरों के जोड़ लगे होते हैं, ये कुछ इस तरीके से पाई जाती है। इसी को पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है। एक पैर में एक जोड़ होता है और दूसरे पैर में दूसरा जोड़ होता है। हालांकि इसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं और इन 3 हड्डियों को एक में काउंट किया जाता है, इन 3 हड्डियों को एक में काउंट किया जाता है। तो इन 3 हड्डियों के नाम हम बता रहे हैं आपको, चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। इसमें पहली हड्डी को कहा जाता है इलियम, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, इलियम इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 हड्डियां होती हैं, लेकिन इसको काउंट एक में ही करते हैं, इसलिए पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला में हड्डियों की संख्या एक पैर में 1 और दोनों में कितनी हो जाती है 2। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। अब एक बात आप लोग बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, पूरी चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से। अगर ना समझ में आई हो तो पिछले वीडियो जो पड़े हुए हैं उनको फिर से एक बार देख लीजिएगा, और एक वीडियो देखने के बाद आप दोबारा से फिर आप खुद देखोगे कि आपको चीजें समझ में आ गई। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप हमें मैसेज करिएगा, हम उस चीज को किसी ना किसी वीडियो में फिर से बता देंगे। चलिए अब हम लोग कंकाल तंत्र का लास्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, जैसे कि शरीर में कई प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं और जोड़ों को क्या कहा जाता है, संधि, या इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में जॉइंट्स के नाम से जानते हैं।
तो शरीर में कौन कौन से जोड़ हैं यानी संधियां हैं जिन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। बहुत अच्छी परीक्षा में जब आप बैठोगे तब आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ से ज्यादातर जगह आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पेपर को टफ करना होता है तो यहाँ से क्वेश्चन रखा जाता है। संधि या जॉइंट, एक संधि आप हिंदी में पढ़ते हैं लेकिन एक संधि आपको कंकाल तंत्र में भी पढ़नी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले कुछ संधि पढ़ने के पहले यानी ज्वाइंट्स पढ़ने के पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था हड्डियां बनी होती हैं किसकी, तो आपने आंसर किया था ये ओसिन प्रोटीन की बनी होती हैं, इसी में कैल्शियम होता है और इसी में आपका तीसरा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। फिर हमने बताया कई जगह ये आंसर ना दे करके यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस की, तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। वास्तविकता ये है कि ये अंतिम रूप से किस में कन्वर्ट हो जाता है पदार्थ, तो ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम और ओसिन प्रोटीन मिलकर के फास्फोरस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसलिए आंसर किया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से आपके मानव शरीर की और कौन सी संरचना निर्मित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछले कुछ टर्न में हमने बात करी है उस संबंध में, कैल्शियम और फास्फोरस का और क्या बना होता है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, तो हड्डियां किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि इनडायरेक्ट वे पे होता है और हम लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर यहाँ पर कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, शमशान की आग किसे कहा जाता है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर हम बता रहे हैं। शमशान की आग किसे कहा जाता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, शमशान की आग किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम और फास्फोरस हमने लिखा है, ये जो आपका फास्फोरस है, ये फास्फोरस कौन सा होता है, तो ये आपका सफेद फास्फोरस होता है। सफेद फास्फोरस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अभी केमिस्ट्री जब पढ़ोगे आप तब ये क्वेश्चन आएंगे। सफेद फास्फोरस का प्रयोग किस में करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग किस में करते हैं, सफेद फास्फोरस का प्रयोग अन्य किस उसमें किया जाता है, तो सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस ये जो हड्डियों में पाया जाता है ये सफेद फास्फोरस होता है। सफेद फास्फोरस होने के कारण इसमें चमक होती है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि अगर किसी को शमशान घाट में जलाया गया है तो उसमें कुछ हड्डियां या अवशेष या किसी जीव जंतु के अवशेष पड़े रह गए, तो अब होता क्या है कि ये जो अवशेष पड़े रह जाते हैं सफेद फास्फोरस के कारण इन हड्डियों में चमक होती है। ऐसे तो आपको ये चमक नहीं प्रतीत होगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा अंधेरा होगा और चंद्रमा की रोशनी पूरी आएगी, यानी चंद्रमा की पूरी रोशनी आपको मिलती है कब, पूर्णिमा तिथि को। पूर्णिमा तिथि के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक आपका चंद्रमा का प्रकाश बहुत ज्यादा तेजी से और साफ दिखाई देता है। जब यह प्रकाश इन हड्डियों पर पड़ता है तो ये हड्डियां चमकने लगती हैं, तो दूर से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे आग जल रही हो, तो वो आग नहीं जल रही है, वो आपकी हड्डियों की चमक है। इसलिए इन हड्डियों को शमशान की आग के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपके फास्फोरस को शमशान की आग के रूप में नामित किया जा सकता है। तो सफेद फास्फोरस को शमशान की आग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सफेद फास्फोरस को या हड्डियों को शमशान की आग के नाम से भी जानते हैं। ये जीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरी बात ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपसे सफेद फास्फोरस के सूत्र की बात करें तो यहाँ पर फास्फेट भी से लिखा जा सकता है, फास्फोरस कैल्शियम या फास्फेट की बनी होती, क्योंकि फास्फेट क्या है, फास्फेट तो फास्फोरस का ही एक आपका होगी, इसलिए यहाँ पर इसे ये भी बोला जा सकता है कैल्शियम और फास्फेट की बनी होती है, कैल्शियम या फास्फोरस की बनी होती हैं, या ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। अगर प्रोटीन पूछेगा तो
ओसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन डी की बनी होती हैं। विटामिन डी से एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन और एंजाइम कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश से ये आपका स्रावित होता है, और स्रावित होने के बाद ये हड्डियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, हड्डियां इससे मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर इतना नोट कर लिया होगा तो हम आगे चलें। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, हड्डियों में चटकने की आवाज क्यों आती है? हड्डियों में चटकने की आवाज क्यों आती है, पूछा था क्वेश्चन, शायद आप लोगों को याद हो। देखिए, मानव शरीर में हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए लगभग शरीर के हर जोड़ पर उपास्थियां जोड़ी गई, उपास्थियां जोड़ी गई। तो हर जगह पर आपकी जहां पर भी हड्डियों के जोड़ हैं वहां पर उपास्थियां पाई जाती। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर साइड से उपास्थि लगी हुई है। पैर में है तो हमने बताया था दोनों पैर का जहाँ पर जोड़ है, अगर बीच में उपास्थि ना हो, साइड से लॉक ना लगा हो, तो हड्डियां इधर उधर भी जा सकती हैं या एक दूसरे से रगड़ भी सकती हैं, इसलिए वहां पर उपास्थि होती है। लेकिन ये उंगलियां जो हैं आपकी, इन उंगलियों में इतनी ज्यादा मोटाई नहीं है कि यहाँ पर उपास्थि लगाई, यहाँ पर उपास्थि हो सके, या अगर यहाँ पर उपास्थि होती तो इन उंगलियों की जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा होती। इसलिए आपको बता दें, पैर की उंगलियों में और हाथ की उंगलियों में उपास्थियां नहीं पाई जाती। यहाँ पर उपास्थियां नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर प्रकृति ने एक द्रव यानी एक लिक्विड भर दिया। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैर व हाथ की अंगुलियों में कौन अंगुलियों में अस्थियों के मध्य या अस्थि के मध्य कौन सा द्रव भरा होता है? आप लोग पूरा लिखिएगा। पैर में व हाथ में अंगुलियों के जोड़ों के मध्य कौन सा द्रव भरा होता है? क्योंकि यहाँ उपास्थि नहीं पाई जाती, इस द्रव को कहा जाता है साइनेवियल, साइनेवियल के नाम से, या कई जगह इसे साइनोवियल भी लिख दिया जाता है। तो साइने या साइनोवियल में कंफ्यूजन होइएगा। इस द्रव को कहा जाता है साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव आपकी अस्थि, ये उंगली के मध्य में होता है, जिसके कारण ये आपकी अस्थियां हमेशा काम करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन अस्थियों के मध्य में द्रव ना पाया जाता तो जैसे ही आप इससे कोई ज्यादा भारी काम करते तो ये एक दूसरे में टकराती, टकराने के कारण एक दूसरे में रगड़ लगती, जिससे आप में इसमें उंगलियों में क्षति हो सकती है। इसलिए प्रकृति ने इसमें साइनोवियल द्रव बीच में भरा। अब बात आती है, ये जो साइनोवियल द्रव होता है, इस साइनोवियल द्रव में जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के उपरांत इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनने लगती है। और जब ये नाइट्रोजन गैस बनती है तो ये बुलबुलों के रूप में बनती है और बुलबुले के रूप में आपकी हड्डियों के बीच में आ जाती है। तो यहाँ पर जब हड्डियों के बीच में ये बुलबुले के रूप में आ जाती है और जैसे ही आप इसे एक बार चटकाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे तो चटक नहीं रही, शायद है नहीं साइनोवियल द्रव, तो यहाँ पर जब भी आप इसे चटकाएंगे आप लोगों का चटक रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर आप ये देखिए आवाज आई, तो जैसे ही आप यहाँ पर चटकाएंगे तो जो बुलबुला होता है, ये बुलबुला कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है, ये फूट जाता है। फूटने के कारण ये आवाज होती है। इसीलिए एक बार अगर ये चटक गई तो अगले कुछ समय के लिए ये दोबारा नहीं चटकेगी, क्योंकि जो बुलबुला था ये फूट जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का बुलबुला फूट जाने के कारण हड्डियों में चटकने की आवाज आती है।
अब अगली बात, क्या इसे चिटकाना सही होता है हाथ की उंगलियों को? तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि हाथ की उंगलियों को चटकाना सही होता है कि नहीं होता है। बहुत लोगों में ये आदत होती है, और अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो उन्हें लगातार डांटते रहते हैं कि ये हड्डियां मत चटकाओ। इसका चटकाने का आध्यात्मिक रीजन भी है और इसे चिटकाने का साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस आपके शरीर में अस्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। और अगर इसे बार बार चटकाया गया तो शरीर में नाइट्रोजन की कमी और उंगलियों में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, और नाइट्रोजन की कमी हो जाने से ये साइनोवियल द्रव धीरे धीरे करके कम होने लगता है, और कम हो जाने के कारण आपकी उंगलियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आप हड्डियों को बार बार ना चटकाएं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आप सबको आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब हम आपको थोड़ा सा संधि के बारे में बता दें। देखिए, शरीर में जो जोड़ होते हैं इन्हें संधि कहा जाता है, और संधि दो प्रकार की होती हैं कंकाल तंत्र के अंतर्गत। एक को कहा जाता है चल संधि, और एक को कहा जाता है अचल संधि। इंग्लिश में अगर बोलें तो एक को कहा जा सकता है मूवेबल, और एक को कहा जा सकता है नॉन मूवेबल। यानी इंग्लिश में बोलें तो बोल सकते हैं, एक को बोल सकते हैं मोबाइल और दूसरे को बोल सकते हैं अमोबाइल। यानी एक वह जो जहां पर चलन की, यानी कुछ चल, जैसे उंगलियां हैं तो ये चल रही हैं, जहां पर चलने की क्रिया होती है उस प्रकार की संधियों को चल संधि। और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर चलने की क्रिया यानी उनमें गति नहीं होती, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अचल संधि। तो लिख लीजिएगा, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आप लोग पॉइंट डाल के यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ऐसी संधियां जिनमें गति संभव हो, तो जिसमें गति संभव हो, और दूसरा जिसमें गति संभव न हो। तो जिसमें गति संभव हो या जिसमें गति संभव न हो, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो अचल संधि के अंतर्गत आप उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे कौन से ऐसे भाग हैं जिनमें गति नहीं हो सकती है। तो इसका सबसे पहला आप उदाहरण ले सकते हैं कपाल या क्रेनियम। क्रेनियम या कपाल। आपकी ये जो 8 अस्थियां हैं कपाल की, क्या इनमें गति होती है? नहीं होती है। आप गर्दन तो हिलाते हो लेकिन ये नहीं हिलती हैं। ये क्या कहीं अपनी जगह से जा रही हैं? जैसे उंगलियां आपने हिलाई तो उंगलियां चल रही हैं, लेकिन क्या आपने इसको हिलाया तो क्या यहाँ से कोई ये जो सीपीयू लगा है, इस सीपीयू को क्या हिलाने की जगह है? हिलाओगे तो पूरा यहाँ से हिलेगा, यहाँ कुछ नहीं हिलेगा। तो इसलिए इसका पहला उदाहरण क्या हो सकता है? क्रेनियम। उदाहरण इसके बहुत से हो सकते हैं। दूसरा, जैसे आप लिख सकते हो कि जो आपका रिब्स का स्टर्नम से जोड़ होता है, रिब्स का जो स्टर्नम से जोड़ होता है, यानी जो आपकी पसलियां बीच में, रिब्स जो यहाँ से पसलियां होती हैं बीच में स्टर्नम से जो जुड़ी होती हैं, ये जो जोड़ होता है ये क्या हिलता है क्या? नहीं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अचल संधि के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं चल संधि की, और चल संधि के संबंध में देख लेते हैं। चल संधि के संबंध में देखने के पहले यहाँ पर यह समझ लें कि इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। चल संधि दो भागों में विभाजित होती है। एक को कहा जाता है कंप्लीट या पूर्ण संधि,
और दूसरे को कहा जाता है अपूर्ण संधि। यानी एक को हम बोल सकते हैं पूर्ण और दूसरे को हम बोल सकते हैं अपूर्ण संधि। पूर्ण का मतलब कंप्लीट और दूसरे को बोल सकते हैं इनकम्प्लीट। ऐसी संधि जिसमें पर्याप्त गति होती हो, यानी जिसमें पर्याप्त गति पाई जाती हो, लिख लीजिएगा उसी जगह, पर्याप्त गति होती हो और दूसरा पर्याप्त गति न होती हो। यानी गति तो होती हो लेकिन बहुत ज्यादा गति न होती हो। पर्याप्त लिख लीजिएगा इसके आगे, एक शब्द में अर्थ बदल जाएगा। पर्याप्त गति होती हो, पर्याप्त गति न होती हो, यानी कुछ गति होती हो लेकिन पूरी तरीके से गति ना कर पाता हो। इसके उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर आप एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख सकते हो कशेरुकाओं के बीच गति। अब यहाँ पर बताइएगा, ये जो जैसे आप झुके तो क्या ये जो कशेरुकाएं आपकी गति नहीं कर रही, लेकिन जो गति होगी वो एक लिमिट में गति होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी ऐसे, जैसे आपने हाथ घुमाया तो ये पूरा हाथ ऐसे घूम गया, तो कशेरुकाओं में गति होगी तो वो एक लिमिटेड गति इस तरीके से होगी, इसके बाद वो दोबारा से ऐसे आ जाएंगे। पीछे जाओगे तो एक लिमिटेड जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा ऐसे घूम जाए, नहीं होगा, एक लिमिटेड गति होती है। तो कशेरुकाओं के बीच गति एक एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिएगा। इसके बाद जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं कोहनी। कई एग्जाम्पल हैं इसके। कोहनी के बीच में गति, जैसे कोहनी ये आपकी पूरी गति कर रहा है। कलाई के बीच में गति, उंगलियों के बीच में गति, तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कोहनी के बीच गति। पैर में आप लिख सकते हो पैर में इस कोहनी के बीच गति, जैसे इधर लिख सकते हो आप घुटने के बीच में गति, ये लिख सकते हो अंगुलियों के बीच गति, क्योंकि ये पूर्ण संधियां होती हैं इसलिए इसमें पर्याप्त गति होती है, ये गति आपकी। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से हमारी ओर से लगभग पूरी तरीके से बेहतर तरीके से हमने इसे समाप्त कर दिया। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि आप लोग पढ़ चुके हो, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी पाई जाती है? तो सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, अब जो क्वेश्चन बनेगा वो तो ये बनेगा ही, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है फीमर अस्थि की लंबाई कितनी होती है। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, अन्यथा हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो आज आपका यहाँ से कंकाल तंत्र का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हुआ। उम्मीद है आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे और उसमें अगला नया तंत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।